वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च 2025 और 11 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे, भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ग्रिडकॉन 2025 का किया उद्घाटन। और माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। अब आज से इस क्लास का टाइम रहेगा 7:30 पर आपको ये क्लास मिलने जा रही है, क्योंकि 8 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास का टाइम हो गया। और आज अपने इस क्लास को आज से ही 7:30 पर इस क्लास को टाइम चेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो डेली आप सुबह अब मेरे साथ 7:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि 8 बजे आपको राजस्थान करंट है और यहाँ पे आपको 7:30 पर आपको इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलने जा रही है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। 23वीं राष्ट्रीय पेरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? 107। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास को कौन सा बेड़ा आयोजित कर रहा है? अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा। इसरो ने किस प्रकार का मिक्सर विकसित किया? तो वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर। वर्ष 2024 में भारत की घरेलू उड़ानों ने विश्व स्तर पर कौन सा यात्री भार कारक प्राप्त किया? वो किया है सबसे अधिक, यानी कि सबसे टॉप पर। मार्च 2025 में नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है जहां हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या सबसे अधिक है? तो चौथे स्थान पर। 13 फरवरी 2025 को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर। असम सरकार ने जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान है मिला है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। बाकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है डेली। 2025 की वार्षिक करंट है, इसमें डेली टेस्ट मिल रहा है, डेली पीडीएफ मिल रही है, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। बाकी डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। और उस बुक का मैं लगातार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ जो अपनी फर्स्ट ग्रेड की आई है। कल मैंने राजस्थान की प्रमुख योजनाएं करवा दी उसके अंदर, और आज अपने राजस्थान की प्रमुख नीतियां पढ़ेंगी। तो तैयार आना शाम को। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी देखो, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं, एक बार सभी साथी लाइक शेयर किया करो। आपको वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है और शेयर करना भी बहुत जरूरी है, ताकि मुझे भी आगे से आगे पूरा जो है एक हौसला मिल सके भी। हाँ, मेरे साथ लगातार जो है मेरे साथी जुड़े हुए हैं और लगातार आप मेहनत कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो इसलिए वीडियो को आप लाइक किया करो और शेयर किया करो। इतना काम है, बस छोटा सा काम है। करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? ये लीजिए भी, आप सब जानते हो कि भारत ने फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार भारत ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम में कर लिया है। और ये तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब है जीता है। और इसमें आप देख रहे हो, भारत ने 12 साल बाद चैंपियन बना है। भारत है 12 साल बाद आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता है। तो वैसे तो तीसरी बार जीत लिया, और वैसे देखें तो 12 साल बाद भारत ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब है जीता है। किसको हराकर? न्यूजीलैंड। तो भारत ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने अपनी उत्कृष्टता, संघर्षशीलता और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया है। तो इसमें शानदार प्रदर्शन किया। प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गजब का प्रश्न बनेगा यहाँ से। प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट, अब प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे रोहित शर्मा, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सचिन रविंद्र, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। तो ये 263 रन इन्होंने बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र।
प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा। इसके अलावा भारत का जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो खिताब वो देखो, इससे पहले 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता, फिर 2013 में इंग्लैंड को हराकर चैंपियन बना, और फिर अब 2025 में न्यूजीलैंड को हराकर भारत तीसरी बार चैंपियन है बना है। अब यहाँ पे देखो तीसरी बार चैंपियन बन गया, और यहाँ पर 2013 के बाद में अब 12 साल बाद भारत है वो आईसीसी चैंपियनशिप में बना है। तो इतनी सारी चीजें हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेना। ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है श्री मनोहर लाल ने, क्योंकि अपने जो आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो है मनोहर लाल। इन्होंने ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हुए इन्होंने किया है। तो भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा के समकालन में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय ऊर्जा और आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री मनोहर लाल ने 9 मार्च 2025 को ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया है। तो यानी कि पावर ग्रिड को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा को उसको नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी दिल्ली के द्वारका स्थित आईआईसीसी यशोभूमि के अंदर आयोजित की गई थी। और ग्रिडकॉन 2025 का मुख्य विषय है ग्रिड रेजिलियंस में नवाचार। क्या है? ग्रिड रेजिलियंस में नवाचार, ये इस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा था। तो किसने किया? श्री मनोहर लाल जोशी ने। कब किया? 9 मार्च 2025 को। केंद्र सरकार ने किस न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? अब आपको पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने 51वें मुख्य न्यायाधीश बने थे संजीव खन्ना। कौन बने थे? संजीव खन्ना बने थे। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 6 मई 2025 को, क्योंकि 6 महीनों के लिए वो मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन अब 2 न्यायाधीश ऐसे हैं, अब उनके बीच में कंफ्यूजन चल रहा है भी कौन सा हो सकता है 52वां मुख्य न्यायाधीश बने। तो जैसे ही कोई बनेगा आगे पूरी चर्चा होगी, फिर अपने आगे और बात करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जो केंद्र सरकार है वो किस न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने जा रही है, तो वो करेगी, हो सकता है ये करेगी न्यायमूर्ति जो जॉय माल्य बागची को। इसको करेगी न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करेगी। हो सकता है इनका कार्यकाल 2031 के बाद में स्टार्ट हो। अब देखो पूरी डिटेल देखो। केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के दौरान न्यायाधीश, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की औपचारिक घोषणा की है। यानी कि इनके नाम की अभी घोषणा हुई है। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ली गई है। वर्तमान में जो भारत के 51वें न्यायाधीश है उनके परामर्श के बाद में ये घोषणा की गई। यह नियुक्ति विशेष महत्व रखती है क्योंकि न्यायमूर्ति बागची 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए अग्रणी है, जो न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन का स्थान लेंगे। अब हो सकता है कि जो वर्तमान में संजीव खन्ना है उनके बाद में केवी विश्वनाथन बनेंगे, और केवी विश्वनाथन के बाद में कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति बागची बनेगी। तो ये थोड़ी सी चर्चा आई है भी, हाँ हो सकता है भी इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। बाकी जब बनेंगे और आएगी चर्चा तो अपने और आप देख लेंगे कौन बनेगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस संस्थान का दौरा कर इतिहास रचा, जहां वह इस संस्थान का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बन चुके हैं? ये लीजिए भी, किसी भी देश के रक्षा मंत्री ने इस संस्थान का दौरा नहीं किया और अपने देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए। कौन है? राजनाथ सिंह है। तो किसका दौरा किया है? भारतीय वायुसेना एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का। ये कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। भारतीय वायुसेना एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बन गए। कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मार्च 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करके इतिहास रचा, और इस संस्थान का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बन चुके हैं। इतना ही पॉइंट याद रखना है, और इतना ही महत्वपूर्ण है, और इतना ही एग्जाम के अंदर पक्का आएगा, क्योंकि जब देश के पहले रक्षा मंत्री की बात हो जाए तो एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 29वीं स्थायी
स्थायी सलाहकार समिति की बैठक कहाँ आयोजित की है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 29वीं स्थायी सलाहकार समिति बैठक कहाँ आयोजित की? ये की है अहमदाबाद के अंदर। और वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। राजस्थान कैडर से हैं संजय मल्होत्रा, वर्तमान में 26वें गवर्नर है। और अभी इसकी बैठक कहाँ पर हुई? अहमदाबाद के अंदर। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद में 29वीं स्थायी सलाहकार समिति बैठक आयोजित की है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमियों यानी कि एमएसएमई को ऋण प्रवाह की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करना था। यानी कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम को ऋण प्रवाह की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करना। और यह बैठक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने जे की अध्यक्षता में हुई है। कौन है? आरबीआई के जो वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है स्वामीनाथन जे, इनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? लगा लो स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अभी ताजा 57वां पूछा गया था। आरएएस प्री के अंदर भारत का 57वां बाघ अभयारण्य पूछा गया था पूरे कथन के साथ में। और अब आएगा भारत का 58वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब हमें लगता है भी इस प्रकार का प्रश्न क्या आएगा, लेकिन आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि आरएस प्री के अंदर 57वां अभयारण्य पूछ लिया गया है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक रूप से भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह घोषणा 9 मार्च 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। और मध्य प्रदेश में अब कुल 9 बाघ अभयारण्य हो चुके हैं। टोटल 9 हो गए मध्य प्रदेश में, क्योंकि बाघों का टाइगर कहते हैं ना मध्य प्रदेश को। और 9 मार्च 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की और ये 58वां बाघ अभयारण्य बन गया माधव राष्ट्रीय उद्यान। अच्छे तरीके से याद कर लेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? वो किया है राइज, यानी कि रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना राइज की, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। ये आपके सामने है तस्वीर में, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ, नर्सों, सहायक नर्स, मिडवाइफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है। ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक तो पहला पॉइंट याद रख लेना। दूसरा आपको क्या करना है, एक तो इतना याद रखना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नर्स है, सहायक नर्स, मिडवाइफ है और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। किसकी सरकार ने लॉन्च किया है? यूपी की सरकार ने लॉन्च किया है। बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने किस मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड के साथ में साझेदारी की है? ये लीजिए भी आपके सामने खिलाड़ी है साइना नेहवाल। तो बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी है और इन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड के साथ में किसके साथ साझेदारी की? तो ये की है नारिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी, किसके साथ में की है? नारिका के साथ। तो बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने व्यवसाय की दुनिया में कदम रखते हुए नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ में साझेदारी की है। बस इतना याद रखना भी, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है साइना नेहवाल, उसने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नारिका के साथ में समझौता किया है। ये कंपनी है, ध्यान रखना इसका। रोजर पे ने अपनी भुगतान समाधान सेवाओं की आधिकारिक शुरुआत कहाँ की है? रोजर पे ने अपनी भुगतान समाधान सेवाओं की आधिकारिक शुरुआत है वो की है सिंगापुर देश से। कहां से की है? सिंगापुर से इसकी शुरुआत हुई है। इससे पहले भारत और मलेशिया के बीच में था। तो रोजर पे एक प्रमुख फिनटेक कंपनी है। इसने सिंगापुर में अपनी भुगतान समाधान सेवाओं की आधिकारिक शुरुआत की है, जो मलेशिया, भारत और मलेशिया में
सफलता के बाद इसका अगला बड़ा विस्तार है माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आर्थिक समीक्षा से संबंधित बनेगा, क्योंकि रोजर पे एक आर्थिक समीक्षा से संबंधित पर्सन है। तो इसने सिंगापुर में अपनी भुगतान समाधान सेवाओं की आधिकारिक शुरुआत की, क्योंकि इससे पहले भारत और मलेशिया के अंदर इसकी शुरुआत थी। यह कदम सिंगापुर की डिजिटल प्रथम अर्थव्यवस्था और बढ़ते रियल टाइम भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के साथ में मेल खाता है। तो ये अर्थव्यवस्था और बढ़ता जो रियल टाइम है भुगतान है, उसके साथ ये मेल खाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? भारत और मलेशिया के बाद में रोजर पे की शुरुआत सिंगापुर में हुई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7 मार्च 2025 को बोब ग्लोबल वुमेन एनआरई या एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कब है? 7 मार्च 2025 को बोब ग्लोबल वुमेन एनआरई या एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 18वें सीजन से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट से नाम वापस से ले लिया है। तो दोनों के दोनों वन लाइनर है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है। और ये देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर कल मैंने राजस्थान की प्रमुख योजना करवाई है, और आज अपने राजस्थान की नीतियां पढ़ेंगे। राजस्थान की नीतियां पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ो, शाम को क्लास आती है। अब पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? खेलो इंडिया पैरा खेलों के दूसरे चरण की शुरुआत कब और कहां से होगी? तो ये 20 मार्च से 27 मार्च से तक नई दिल्ली में चलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन फॉर यू। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन 5 से 6 मार्च 2025 तक कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई, दिल्ली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी? संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? तो वो था 24वां संविधान है संशोधन। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 127। संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ये थी, कल तो आपको मिली नहीं, जो शनिवार के दिन हमने यस्टरडे डोज पढ़ी थी उसका हमने देख लिया है। अब देखो नेक्स्ट डोज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपको गजब तरीके की पॉलिटिकल है, और मेरे हिसाब से तो लगभग आपकी पॉलिटिकल तैयार हो चुकी होगी, क्योंकि लगातार मैं वैसे तो लगभग मैंने कंप्लीट करवा दी है, और बचे हुए क्वेश्चन और है वो मैं आपको धीरे धीरे करवाता रहूंगा, और पॉलिटिकल आपको गजब तरीके की तैयार हो जाएगी। और ये थी आज की क्लास, अच्छे तरीके से जवाब दिया करो। और ये यूआरओ की बुक उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड की बुक उपलब्ध है। बाकी अपनी यूआरओ जेल प्रेरित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनकी टेस्टरी चल रही है, ये आप ले सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल चल रही है भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट L1 L2 की, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यह बाकी डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलता है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।